नमस्ते। आज के हमारे डीप डाइव में हम संगीत की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारत के दो महान संगीतज्ञों श्रीनिवास और भातखंडे के बारे में है। और सवाल ये है कि वीणा पर सुरों को लेकर उनके विचार अलग क्यों थे? हाँ, और क्या इस भारतीय पहेली का जवाब पश्चिम के ध्वनि विज्ञान में छुपा हो सकता है? ये आज हम पता करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कौन सी बात थी जिस पर दोनों उस्ताद मतलब सहमत थे? कोई कॉमन ग्राउंड तो होगा ही। हाँ हाँ, बिल्कुल था, और वो जमीन बहुत मजबूत थी। दोनों मानते थे कि षड्ज पंचम भाव संगीत की आत्मा है। षड्ज पंचम भाव। इसे ऐसे समझिए कि ये दो सुरों के बीच की सबसे गहरी, सबसे पक्की दोस्ती है। एक ऐसी नींव जिस पर संगीत की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा। और दोनों ने इसी दोस्ती के आधार पर वीणा पर कई सुरों को स्थापित किया था। मतलब नींव पर कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा शायद दीवारों को लेकर था। तो फिर वो अलग कहाँ हुए? सबसे बड़ा मतभेद था शुद्ध ठाठ की परिभाषा को लेकर। शुद्ध ठाठ। हाँ, मतलब संगीत का होम बेस कौन सा स्केल है। श्रीनिवास जो थे वो पुराने ग्रंथों के हिसाब से काफी ठाठ को शुद्ध मानते थे, जिसमें ग और नी कोमल लगते हैं। लेकिन भातखंडे ने चुना बिलावल ठाठ, जिसमें सारे सुर शुद्ध होते हैं, जो आज हम सब सारे गामा के रूप में जानते हैं। एक मिनट, तो भातखंडे ने एक तरह से पूरी परंपरा को चुनौती दे दी। क्या ये उस समय विवादित नहीं था? अरे बिल्कुल, उन्होंने सदियों पुरानी एक धारणा को बदला था। और ये सिर्फ सोच में नहीं था, वीणा के तार पर भी इसका सीधा असर दिखा। जैसे कोमल ऋषभ यानी रे, श्रीनिवास ने उसे एक जगह पर स्थापित किया और भातखंडे ने उसे बस जरा सा 1 इंच से भी कम आगे खिसका दिया। 1 इंच से भी कम? सुनने में तो ये बहुत ही छोटा बदलाव लगता है। संगीत में यही तो जादू है। वो छोटा सा बदलाव सुर का पूरा मिजाज, उसका पूरा भाव बदल देता है। सही बात है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज हिंदुस्तानी संगीत में भातखंडे का सिस्टम ही चलता है। उनका चुना हुआ हर एक सुर आज मानक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संगीतकारों को भातखंडे का वर्जन सुनने में ज्यादा सही लगा। और यहीं से हमारा अगला सवाल उठता है, किसी भी संगीत के सही या गलत लगने के पीछे का विज्ञान क्या है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब हम इस जासूसी के दूसरे हिस्से में आते हैं, ध्वनि का विज्ञान। पश्चिम में हेल्महोल्ट्ज और मेयर जैसे वैज्ञानिकों ने इसी सवाल का जवाब ढूंढा। सीधी सी बात है, जब दो सुर एक साथ बजें और सुनने में शहद जैसे मीठे लगे तो वो कॉन्सोनेंस है। और अगर वो कानों में कंकड़ की तरह चुभे तो वो डिसोनेंस है। और इस चुभन के पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है, ध्वनि तरंगों के बीच की एक लड़खड़ाहट। लड़खड़ाहट जी, जिसे बीट्स या डोल कहते हैं। अरे वाह! तो जब कोई गिटार थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून होता है और एक वाव 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 जैसी आवाज आती है, क्या वो यही बीट्स है? मुझे पता नहीं था इसका कोई वैज्ञानिक नाम भी है। बिल्कुल वही है। हेल्महोल्ट्ज ने पाया कि अगर ये वाव वाव की रफ्तार 1 सेकंड में 4 बार से ज्यादा हो जाए तो हमारा दिमाग उसे शोर मानने लगता है, वो अप्रिय हो जाता है। अच्छा। तो भातखंडे ने शायद अनजाने में ही सुरों को ऐसी जगहों पर रखा जहां ये अप्रिय लड़खड़ाहट कम से कम हो। इससे उनका स्केल ज्यादा मधुर और स्थिर लगा। कमाल है। तो एक तरफ भारतीय संगीतज्ञ तार की लंबाई नाप रहे थे और दूसरी तरफ पश्चिमी वैज्ञानिक हवा में तरंगों की लड़खड़ाहट का हिसाब लगा रहे थे, पर शायद दोनों एक ही मंजिल पर पहुंच रहे थे। और यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। हमने देखा कि भारतीय संगीत शास्त्र ने तार की लंबाई और सुरों के आपसी रिश्तों पर ध्यान दिया, जबकि पश्चिमी विज्ञान ने कंपन और बीट्स पर। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या ये संगीत के सामंजस्य के एक ही मौलिक सत्य का वर्णन करने वाली दो अलग अलग भाषाएं हैं?